हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मिडनाइट मिस्ट्री, जहां मैं आपको सुनाता हूं रहस्य और रोमांच से भरी हुई ऐसी अनोखी घटनाएं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके का मिस्टीरियस कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसे जाबाज भारतीय योद्धा की कहानी जिसके पराक्रम के सामने मौत भी हाथ जोड़कर हार मानकर खड़ी हो गई थी। यकीन कीजिए, जंग के मैदान में रणचंडी का खप्पर रक्त से भरने के लिए साक्षात काल भैरव बनकर मृत्यु का सा तांडव करते हुए दुश्मन का सफाया करने वाले उस योद्धा ने जिस अंदाज में अपना यह कार्य बखूबी अंजाम दिया, उसे सुनकर अच्छे वीर योद्धा उसके सामने खुद को बौना महसूस करने लगेंगे। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ 42 RR रेजिमेंट के ऑफिसर मेजर ऋषि नायर की, जिनका आधा चेहरा गोली लगने की वजह से बिगड़ गया था। उनके चेहरे के दो हिस्से हो गए थे, एक हिस्सा नीचे लटकने लगा था। उन्होंने अपने एक हाथ से नीचे लटकते हुए मांस के चिथड़ों को संभालते हुए और फिर दूसरे हाथ से आतंकवादियों का सफाया करते हुए कैसे वह मौत को हराकर वापस लौट आए थे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। ऋषि नायर का जन्म केरल में हुआ था। उनकी स्कूलिंग एजुकेशन भी वहीं से हुई थी। बचपन में उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था और बड़े होकर वह आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद केरल के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होकर उन्हें स्टेट गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी मिल गई। एक ऐसी सरकारी नौकरी जो एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, पर मेजर ऋषि नायर की किस्मत तो उन्हें कहीं और ही ले जाना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने कुछ और एग्ज़ाम दिए और पास करके उन्होंने एयर इंडिया ज्वाइन कर लिया, जो उनकी दूसरी सरकारी नौकरी थी। पर इस नौकरी में भी ऋषि सेटिस्फाई नहीं थे। वे अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहते थे जो देश के लिए एक मिसाल कायम कर सकें। उनके सपनों को अभी भी पंख लगने बाकी थे। उन्हें तो अंदर ही अंदर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का कीड़ा काटे जा रहा था। फाइनली उन्होंने SSB इंटरव्यू क्रैक किया और उसके बाद IIM देहरादून पहुंच जाते हैं, जहां में अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं। अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 2010 में इंडियन आर्मी में उन्हें कमीशन कर दिया जाता है। उसके बाद 1 या 2 पोस्टिंग उन्हें कंट्री में इधर उधर की मिलती हैं और उसके बाद उन्हें कॉन्गो में एक मिशन पर भेज दिया जाता है, जहां उन्होंने UN पीस कीपिंग मिशन के तहत अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। मिशन कंप्लीट करने के बाद जब वह देश वापस लौटते हैं तो उनकी शादी हो जाती है और इसके साथ ही 2015 में उन्हें 42 RR रेजिमेंट त्राल जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग पर भेज दिया जाता है। आप ये सब जानते ही होंगे कि यह एरिया आतंकवादियों से भरा हुआ है, जहां आतंकवादी कंटिन्यू हिंसक घटनाओं को अंजाम देते रहते थे। मेजर ऋषि नायर बहुत ही तेज तर्रार ऑफिसर, वहां जाते ही वह यह बात जान चुके थे कि यहाँ की लोकल पब्लिक के सपोर्ट के बिना आतंकवादियों से पार पाना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने वहाँ की लोकल पब्लिक के साथ घुलना मिलना स्टार्ट कर दिया। वह उनके घर जाकर खाना खाते, उनके बच्चों के साथ खेलते, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें पैसा भी उनके ऊपर खर्च कर देते थे और ज़रूरत की सारी चीज़ें भी उन्हें देते रहते थे। यहाँ की पब्लिक प्यार से उन्हें खान कहकर बुलाने लगी थी। वहाँ के लोगों के साथ ऐसे घुल मिल चुके थे जैसे खुद वहाँ के लोकल हों। वहाँ के लोग भी उन्हें काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी प्यार करते थे, उन्हें काफ़ी इज्जत देते थे। पोस्टिंग के 2 साल बाद तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर मार्च 2017 में शनिवार के दिन उनकी ज़िंदगी में वह वक्त आया जिसके लिए हर वीर योद्धा बेसब्री से इंतजार करता है। कुछ वीर योद्धा ऐसे होते हैं जो खुद ही यह बात नहीं जानते कि तकदीर ने उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए चुन लिया है। वह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कुदरत ने उन्हें कुछ ऐसा नायाब करने के लिए पैदा किया होता है जो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे ही लोगों में से एक थे मेजर ऋषि नायर। माँ भारती के इस वीर सपूत की ज़िंदगी में आज कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मार्च 2017, त्राल जम्मू कश्मीर, शनिवार के दिन सुबह ऋषि नायर की यूनिट ने वहाँ की स्थानीय आबादी के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया था। क्योंकि मेजर ऋषि वहाँ के लोगों के लिए खान थे, भले ही वो हमारे लिए मेजर ऋषि नायक थे। खान लोगों को किसी बात के लिए बुलाए और वहाँ के स्थानीय लोग ना आए, ऐसा हो नहीं सकता था। वहाँ के लोगों ने मेडिकल कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों की भारी भीड़ और डिमांड को देखते हुए उन्होंने अपने सीनियर से बात करके मेडिकल कैंप का टाइम और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। सुबह से लेकर शाम के 3 बज चुके थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी ऋषि के सीनियर ऑफिसर नीरज पांडे का कॉल आता है। वह उन्हें कहते हैं कि अभी अभी खबर मिली है, पास के एक गांव में एक मशहूर आतंकी हाफिज मोहम्मद आके मौलवी छुपा हुआ है और उसके साथ उसका एक पाकिस्तानी साथी सैफुल्लाह खान भी मौजूद है। हिजबुल मुजाहिदीन का यह आतंकवादी कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं था, बल्कि उनका एक बहुत बड़ा कमांडर था जिसके जमीयत उलेमा हिंद से भी बहुत गहरे रिलेशन थे और उनका जन्म जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में ही हुआ था। वहाँ के लोकल कायदे कानून, वहाँ के रास्ते, वहाँ के लोगों को और तौर तरीक़ों को अच्छी तरीके से जानता था।
वहाँ के जवान लड़कों का ब्रेन वॉश करता था, सोशल मीडिया का सहारा लेता था क्योंकि वह खुद एक पढ़ा लिखा इंसान था। इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने काम को अंजाम देना वह बखूबी जानता था। लोगों का ब्रेन वॉश करना, सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाना, यही उसका काम था। इसलिए वह भारत सरकार और आर्मी की हिट लिस्ट में आ चुका था। इनपुट मिलते ही मेजर ऋषि अपनी टीम के साथ उस गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफ़र करते हुए उस गांव में पहुंच जाते हैं। उस गांव में पहुंचते ही वहां के लोकल पब्लिक ने ऋषि नायर की टीम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ऋषि नायर बहुत ही तेज़ तर्रार ऑफिसर थे। वहां पर जाने के बाद क्या होने वाला है वह बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। इसलिए उन्होंने पहले ही सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को सतर्क कर दिया था। मेजर के पहुंचने से पहले ये दोनों टीमें वहां पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही ऋषि ने सीआरपीएफ और पुलिस इन दोनों टीमों को पत्थरबाजों पर काबू पाने के लिए कहा ताकि वह जल्द से जल्द आतंकवादियों को ढूंढकर उनका सफाया कर सके। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पत्थरबाजों से निपटने में लग गई और मेजर ने अपनी टीम को 3-4 हिस्सों में डिवाइड करके पूरे गांव की तलाशी लेने को कहा। जल्दी ही सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। लगभग 3/4 गांव यानी कि 75% एरिया पूरे तरीके से कवर किया जा चुका था। सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बचा हुआ था। अब जिस गली में वह खड़े थे वहाँ सारी टीमें एक साथ पहुँच चुकी थी और माहौल बिल्कुल शांत था। मेजर से कुछ ही दूरी पर कुछ लोगों का एक ग्रुप खड़ा हुआ था जो पत्थरबाज नहीं थे, इसलिए ऋषि ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। पर अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पर खड़ा हुआ एक इंसान उन पर नज़र रखे हुए है जो काफ़ी देर से उन्हें घूरे जा रहा है। कभी मेजर की तरफ देखता है तो कभी गली के दूसरे कोने पर एक घर की तरफ देखता है, कभी फिर दोबारा मेजर की तरफ देखता है और फिर दोबारा घर की तरफ देखता है। और नोटिस किया ऋषि ने कुछ ही देर में उसने उस घर की तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया। अब ऋषि समझ चुके थे कि हो ना हो इसी घर में आतंकवादी छिपे हुए हैं। उन्होंने अपनी टीम को इशारा करते हुए उस घर की ओर जाने को कहा। इशारा पाते ही उनकी टीम ने पूरे घर को चारों ओर से घेर लिया और उसके बाद ऋषि ने लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि घर को चारों ओर से घेर लिया गया है। अपनी भलाई चाहते हो तो सरेंडर कर दो, बाहर आ जाओ। पर आप जानते ही हैं कि आतंकवादी ब्रेन वॉश्ड होते हैं, वे किसी की नहीं सुनते। बाहर आने के बजाय उन्होंने घर की दूसरी मंजिल पर जाकर ऋषि की टुकड़ियों पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। ऋषि की टीम ने भी अपने बचाव में काउंटर फायरिंग स्टार्ट कर दी और इसके बाद एक ऐसी जंग स्टार्ट हो चुकी थी जिसकी गूंज अगले कई घंटों तक पूरे इलाके को सुनाई देने वाली थी। ऋषि को लग रहा था कि आतंकवादियों के पास कुछ लिमिटेड ही गोला बारूद होगा जो अगले कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद उन दोनों को पकड़ लिया जाएगा। पर ऋषि का अंदाजा गलत साबित हुआ क्योंकि लगभग 4 घंटे बीत चुके थे। अब भी आतंकी फायरिंग पर फायरिंग किए जा रहे थे, रुकने का कोई नाम नहीं था। अब ऋषि को यह समझ आ गया था कि यह कोई आम घर नहीं है बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के द्वारा बनाया गया एक सेफ हाउस है जहाँ पर इतना गोला बारूद और हथियार स्टॉक किए गए हैं कि पूरे दिन भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। रात के लगभग 10 बज चुके थे। आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था, पूरा गांव सुनसान हो चुका था। पर ऋषि अपने प्लान में कुछ चेंजेस करने की सोचते हैं और अब वे 15 किलो की एक आईडी अपने हाथ में लेकर घर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनके साथी उन्हें कवर फायर देते हैं। घर के दरवाजे पर आईडी रखने के बाद ऋषि वापस लौट आते हैं और कुछ ही देर में एक बहुत जोर का धमाका होता है और उस घर का सामने वाला हिस्सा पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। लेकिन यहीं से ऋषि की किस्मत ने भी करवट लेना स्टार्ट कर दिया था। जब यह धमाका हुआ तो पत्थर का एक टुकड़ा बहुत तेजी से ऋषि की तरफ आया और सीधा उनके सर पर लग गया। ऋषि के सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी। देखते ही देखते काफ़ी खून बह गया था। उनके साथियों ने उन्हें फर्स्ट एड दिया और उनकी ड्रेसिंग की। इसके बाद ऋषि दोबारा से अपने काम पर जुट जाते हैं। धमाके से बौखलाए आतंकवादियों ने भी दोबारा से फायरिंग स्टार्ट कर दी थी और इसके बाद फायरिंग काफ़ी देर तक चलती रही। ऋषि को लगा कि उनका यह प्लान भी ज़्यादा कोई कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए फिर से अपने लिए कुछ नया प्लान बनाने की सोचते हैं। पर इस बार वे अपने प्लान में कुछ ऐसा चेंज करने की सोचते हैं जो आतंकवादियों ने सोचा नहीं था। इस बार वे बिना कुछ किए सीधे तरीके से गोले बारूद घर के अंदर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद पूरे घर में आग लग जाती है। पूरा घर धू धू करके आग में जल रहा होता है और ऋषि सोचते हैं कि इस बार आतंकवादी खुद को बचाने के लिए घर से बाहर जरूर निकलेंगे। पर इस बार भी उनके हाथ असफलता ही लगती है। आतंकवादी उस घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वह घर एक सेफ हाउस था जहाँ सब तरीके के जोखिम से निपटने के लिए पहले से ही इंतजाम किए गए थे। इतनी बार फेल होने के बाद ऋषि कुछ देर के लिए हताश हो गए थे।
क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी असफलता नहीं देखी थी। लेकिन भारतीय सेना का यह जाबाज सैनिक हार नहीं मानने वाला था। उन्होंने फिर कुछ नया करने की कोशिश शुरू कर दी। ऑपरेशन में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगते हुए देखकर ऋषि के सीनियर ऑफिसर भी वहाँ पहुँच चुके थे। रात के तकरीबन 12 बजे हुए थे। वहाँ घट रही घटनाओं के बारे में ये सीनियर ऑफिसर जानने की कोशिश करते हैं और ऋषि उन्हें अपने अगले प्लान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैं एक बार फिर से आईईडी को घर के अंदर ले जाना चाहता हूँ। ऋषि के कपड़े ब्लड से लथपथ थे, काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी, वह घायल थे। उनके सीनियर ने उन्हें इस तरह देखा जैसे वह किसी तेज तर्रार आर्मी ऑफिसर को नहीं, बल्कि एक पागल जुनूनी इंसान को देख रहे हो जो मरने के लिए तैयार हो। उन्होंने ऋषि को ऐसा करने के लिए मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी जगह मैं ऑपरेशन किसी और को दे देता हूँ, वो लीड कर लेगा क्योंकि तुम घायल हो चुके हो। पर ऋषि कहाँ मानने वाले थे, उनके सिर पर तो खून सवार था। वह तो पहले से ही सोच कर बैठे थे या तो आर या पार। आखिरकार इस जिद्दी घायल शेर के सामने उनके सीनियर ऑफिसर को भी झुकना पड़ा और उन्हें परमिशन देनी पड़ी। इस बार अंदर जाने से पहले मेजर ऋषि के साथ कुछ अजीब सी घटना घटती है। उनकी नज़र धुंधली पड़ जाती है और उनकी पूरी ज़िंदगी उनके सामने फ्लैशबैक पे चलना स्टार्ट हो जाती है। शायद ज़िंदगी में पहली बार उन्हें कुछ सेकंड के लिए डर लग रहा था। पर जाने से पहले वह एक बार अपनी माँ से बात करना चाहते थे। उन्होंने अपनी माँ को फ़ोन किया और उन्हें ना चाहते हुए भी यह बताया कि मैं एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा हूँ, शायद मैं वापस आऊँ या ना भी आऊँ। ऐसा सुनते ही उनकी माँ के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। इधर ऋषि फ़ोन पर हेलो हेलो करते रहते हैं पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। आखिर तक हार कर ऋषि फ़ोन काट देते हैं और उसे साइलेंट पर रखकर अपने काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कवर फायर लेने के बाद ऋषि उस घर के अंदर आईईडी को रखने जाते हैं और अपने काम को अंजाम देने के बाद वापस लौट आते हैं। पर वापस आते ही उन्होंने अपने प्लान में कुछ और चेंजेस करने का मन बनाया। उन्होंने सोचा कि यदि आईईडी को घर के कुछ और अंदर बिल्कुल मिडिल में जाकर रख दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए दंदनाती हुई गोलियों के बीच से वह पेट के बल घिसटते हुए फिर से घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और उस आईईडी को घर के अंदर ले जाकर बीच में प्लेस कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उनकी नज़र सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक परछाई पर पड़ती है। धीरे धीरे यह काली गहरी परछाई, इसका कद बढ़ता चला जाता है और वह समझ जाते हैं कि हो ना हो यह वही आतंकवादी है जो नीचे आ रहा है। वह इतना सोच ही रहे थे कि सामने से आतंकवादियों ने उनके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दी और मेजर ऋषि के चेहरे पर गोलियां लग जाती हैं। वह जमीन पर गिरना स्टार्ट होते हैं और गिरते गिरते अपनी गन उठाकर उस आतंकवादी पर फायरिंग कर देते हैं और उस आतंकवादी की मौत हो जाती है। उसकी डेड बॉडी सीढ़ियों से नीचे लुढ़कते हुए ऋषि के पास आकर गिर जाती है। पर इधर ऋषि को भी गोलियां लग चुकी होती हैं। चेहरे पर गोलियां लगने की वजह से ऋषि के चेहरे के 2 हिस्से हो जाते हैं क्योंकि गोलियां उन्हें साइड से लगी थी। उनका एक हिस्सा नीचे की ओर लटक जाता है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था और मांस के चितले नीचे गिरने लगे थे। पर माँ भारती का यह बब्बर शेर वहाँ भी हार नहीं मानता। वह फिर से उठ खड़ा होता है और अपने एक हाथ से अपने चेहरे के लटके हुए हिस्से को वहाँ से गिरते हुए मांस के चितड़ों को संभालते हुए दूसरे हाथ से फायरिंग करते हुए उस घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। अब फायरिंग पूरे तरीके से बंद हो चुकी थी क्योंकि एक आतंकवादी को तो ऋषि ने मार ही दिया था और दूसरा आतंकवादी उस क्रॉस फायरिंग के दौरान छत पर पहले से ही मर चुका था। जब ऋषि घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें घायल कंडीशन में देखने के बाद उनके साथी उनके पास आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जल्द ही उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठाकर श्रीनगर के एक हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर दिया जाता है और वहीं से उनकी वाइफ को भी कॉल किया जाता है। मेजर ऋषि नायर की पत्नी भी सेना में एक मेडिकल ऑफिसर थी, वह भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इसके बाद उन्हें दिल्ली RR हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ उनके चेहरे की सर्जरी की जाती है और उनकी बॉडी पर आई चोट और घावों का इलाज किया जाता है। कुछ ही वक्त के बाद मेजर की कंडीशन में इंप्रूवमेंट दिखने लगता है और वो रिकवर कर जाते हैं। अगर आपके मन में भी माँ भारती के इस सच्चे सपूत के लिए सम्मान है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।